अध्याय 10। अनुशासन की शक्ति। मुझे विश्वास है कि आज के दिन अपने भाग निर्माता हम स्वयं हैं कि जो कार्य हमें सौंपा गया है वह हमारी शक्ति से अधिक नहीं है कि इसको करने से जो कष्ट आएंगे या जो श्रम करना पड़ेगा वह मेरी सहन शक्ति से परे नहीं है। जब तक हमें अपने लक्ष्य में और जीतने की अजय इच्छा शक्ति में विश्वास है हमें विजय अवश्य मिलेगी। विंस्टन चर्चिल। जूलियन युगी रमन के रहस्यवादी परीक्षापद कहानी का मुझे ज्ञान देते समय मुख्य आधार बनाए रखा। मुझे अपने मस्तिष्क में बगीचे का ज्ञान हो गया था जो शक्ति और क्षमता का भंडार था। प्रकाश घर और लाइट हाउस के प्रत्येक से मैं जीवन में निश्चित उद्देश्य के महत्व को और लक्ष्य निर्धारण के प्रभाव को बहुत अच्छी तरह से समझ गया था। 9 फुट लंबे और 900 पाउंड के जापानी सुमो पहलवान के उदाहरण से मैंने समयतीत कैजेन की धारणा के बारे में निर्देश प्राप्त किए थे और यह जान गया था कि स्वस्वामित्व से अनगिनत लाभ होंगे। इसके बारे में मुझे अभी तक बहुत कम पता था। सर्वप्रथम तो अभी जानना बाकी था। तुम्हें याद होगा कि हमारा मित्र सुमो पहलवान बिल्कुल नंगा था सिवाय इसके कि उसने गुलाबी केबल के तार से अपने गुप्त अंग ढक रखे थे। मैं मजाक में बीच में बोल पड़ा, बिल्कुल सही। जूलियन ने प्रसन्नता से कहा, गुलाबी तार एक अधिक समृद्ध, अधिक प्रसन्न और अधिक ज्ञानपूर्ण जीवन के निर्माण में तुम्हें आत्मनियंत्रण और अनुशासन की याद दिलाएंगे। सिवाना में रहने वाले मेरे गुरु दुनिया के जितने भी लोगों से कभी मिला हूँ उनमें निसंदेह सबसे अधिक स्वस्थ, संतुष्ट और शांत लोग थे। वे सबसे अधिक अनुशासित भी थे। इन संतों ने मुझे सिखाया कि आत्म अनुशासन का गुण केवल के तार के समान था। जॉन, क्या तुमने कभी सचमुच केबल के तारों का अध्ययन करने में समय लगाया है या कभी मेरी प्रमुखताओं की सूची में नहीं रहा? मैंने जल्दी से खीसे निपोड़ते हुए कहा, अच्छा, कभी किसी को ध्यान से देखना। तुम देखोगे कि इनमें अनेक पतले और छोटे तार एक दूसरे के ऊपर रखे हुए होते हैं। एक अकेला तार पतला और कमजोर होता है लेकिन एक साथ मिलकर यह लोहे से भी अधिक मजबूत हो जाता है। आत्मनियंत्रण और इच्छा शक्ति भी इसी के समान है। इच्छा शक्ति को लोहे की तरह मजबूत बनाने के लिए व्यक्तिगत अनुशासन के गुण को बढ़ाने वाले छोटे छोटे काम करने जरूरी हैं। नियमित रूप से किए गए छोटे छोटे काम एक दूसरे के ऊपर ढेर बन जाएंगे और प्रचुरता से आंतरिक शक्ति उत्पन्न करेंगे। शायद एक पुरानी अफ्रीकन कहावत में इस बात को सबसे अच्छी तरह से कहा गया है, जब मकड़ी के जाले इकट्ठे हो जाएं, तो एक शेर को बांध सकते हैं। जब तुम अपनी इच्छा शक्ति को आजाद करते हो तो अपनी व्यक्तिगत दुनिया के स्वामी बन जाते हो। जब तुम स्वशासन की प्राचीन कला का निरंतर अभ्यास करते हो तो तुम्हारे लिए कोई भी बाधा पार करना मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि चुनौती इतनी कठिन नहीं होगी कि तुम उसे जीत न सको और ना ही कोई संकट इतना भयानक होगा कि तुम उसे ठंडे दिमाग से बर्दाश्त ना कर सको। आत्म अनुशासन तुम्हें मानसिक शक्तियों के भंडार उपलब्ध कराएगा। जब कभी जीवन में कोई परेशानी होगी तो उससे मुक्ति दिलाने के लिए मैं तुम्हें इस बात से सावधान करना चाहता हूँ कि इच्छा शक्ति की कमी होना एक मानसिक बीमारी है। जूलियन ने चिकित करते हुए कहा, यदि तुम इस बीमारी से ग्रस्त हो तो इसको सबसे पहले जल्दी से उखाड़ फेंको। जिन व्यक्तियों का चरित्र मजबूत और अर्थजड़ जीवन रहा है, इच्छा शक्ति और अनुशासन की बहुलता उनकी मुख्य विशेषताएं हैं। इच्छा शक्ति तुम्हें वह सब करने देती है जो तुम करना चाहते हो। यह इच्छा शक्ति ही है जो तुम्हें प्रातःकाल 5 बजे उठा देती है अपने मस्तिष्क को ध्यान द्वारा संवारने के लिए या अपनी आत्मा को पोषण देने के लिए जंगल में घूमने देती है। जबकि सर्दी के मौसम में आरामदायक बिस्तर तुम्हें अपनी ओर खींच रहा होता है। जब कोई अज्ञानी तुम्हारा अपमान कर देता है या कुछ ऐसा कर देता है जिसे तुम सहमत नहीं हो, तब इस इच्छा शक्ति के कारण ही तुम चुप रहते हो। यह इच्छा शक्ति ही है जो तुम्हारे सपनों को आगे बढ़ाती है। जब मुसीबतें अजय दिखाई पड़ती हैं, यह इच्छा शक्ति ही है जो तुम्हें दूसरों के किए गए अपने वादों को और शायद उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है अपने आप से किए गए वादे को पूरा करने के लिए तुम्हें आंतरिक शक्ति प्रदान करती है। क्या यह सचमुच इतनी महत्वपूर्ण है? निश्चित रूप से बहुत ज्यादा मेरे मित्र। यह प्रत्येक उस आदमी का जिसने अपने जीवन को उत्साह से, संभावना से और शांति से समृद्ध किया है आवश्यक गुण है। जूलियन ने फिर अपनी चोगी में हाथ डाला और एक चमकदार चांदी का लॉकेट बाहर निकाला। उसने कहा, इस तरह का लॉकेट तुम प्राचीन मिस्र से संबंधित किसी संग्रहालय में प्रदर्शित वस्तु में देख सकते हो। तुम्हें इसे नहीं रखना चाहिए, मैंने मजाक में कहा। सिवाना के संतों ने वहां उनके साथ मेरी अंतिम संध्या को यह उपहार में दिया था। एक परिवार के सदस्यों के बीच जिस संपूर्णता के साथ जीवन जी रहे थे, उनके साथ यह एक आनंदपूर्वक प्यारा सा उत्साह था
यह मेरे जीवन की सबसे महान और सबसे दुखद रात्रि थी। मैं सिवाना का निर्वाण छोड़ना नहीं चाहता था। वह मेरी शरण स्थली थी। इस संसार में जो कुछ भी अच्छा है उस सब का नकली स्थान संत मेरे आध्यात्मिक भाई बहन बन गए थे। उस शाम मैंने अपना एक भाग वहां हिमालय की ऊंचाई पर छोड़ दिया। जूलियन ने धीमी आवाज में कहा, लॉकर में कौन से शब्द खुदे हुए हैं यह मैं तुम्हें पढ़कर सुनाऊंगा जॉन, इसको कभी मत भूलना। जब भी कठोर समय आया इन्होंने सचमुच मेरी मदद की है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि मुसीबत के समय उनसे तुम्हें आराम मिले। वे कहते हैं दृढ़ अनुशासन द्वारा तुम इसे चरित्र निर्माण करोगे जो साहस और शांति से समृद्ध होगा। इच्छा शक्ति के गुण तुम जीवन के उच्चतम आदर्श तक निश्चित रूप से पहुंच जाओगे और एक स्वर्गीय भवन में रहोगे जो अच्छी आनंद प्रदान करने वाली ऊर्जावान वस्तुओं से भरा होगा। उनके बिना तुम उस नाविक की तरह हो जो कंपास के बिना रास्ता भटक गया है और अंत में अपने जहाज के साथ डूब जाता है। मैंने वास्तव में आत्म नियंत्रण के महत्व के बारे में कभी नहीं सोचा। यद्यपि बहुत बार मैंने कामना की कि काश मेरे अंदर और अधिक अनुशासन होता। मैंने स्वीकार किया। क्या तुम यह कह रहे हो कि मैं वास्तव में अनुशासन का निर्माण कर सकता हूँ? ठीक उसी तरह जिस तरह मेरा 20 वर्ष से कम आयु का पुत्र स्थानीय जिम में अपनी मांसपेशियां बना रहा है। यह तुलना बहुत बढ़िया है। तुम अपनी इच्छा शक्ति को उसी प्रकार दृढ़ करो जिस प्रकार तुम्हारा लड़का जिम में अपने शरीर को मजबूत बना रहा है। कोई भी व्यक्ति वर्तमान में कितना भी कमजोर और आलसी क्यों न हो अपने चक्रत कम समय में अनुशासित हो सकता है। महात्मा गांधी एक अच्छा उदाहरण है। जब आध्यात्मिक लोग इस आधुनिक संत के बारे में सोचते हैं तो उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की याद आती है जो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कई सप्ताह बिना भोजन के रह सकते थे और अपने सिद्धांतों के लिए भयंकर पीड़ा सह सकते थे। लेकिन जब तुम महात्मा गांधी के जीवन का अध्ययन करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वह हमेशा आत्मनियंत्रण के स्वामी नहीं थे। तो मुझसे या तो नहीं कहने वाले कि गांधी जी चॉकलेट खाने के बहुत अधिक आदी थे। नहीं, बिल्कुल नहीं जॉन। दक्षिण अफ्रीका में जब वह युवा वकील थे उन्हें गुस्सा बहुत आता था और उनके लिए उपवास और ध्यान उतने ही अजनबी थे जितनी कि सफेद लंगोट जो आखिर में उनके बाद के वर्षों में उनकी व्यक्तिगत पहचान बन गई। क्या तुम यह कह रहे हो कि प्रशिक्षण और तैयारी के सही मिश्रण से मैं महात्मा गांधी के समान इच्छा शक्ति प्राप्त कर लूंगा? हर कोई भिन्न है। एक मूलभूत सिद्धांत जो योगी रमन ने मुझे सिखाया हुआ यह है कि वास्तविक ज्ञान प्राप्त व्यक्ति कभी भी दूसरों के जैसे नहीं बनना चाहते। इसके बजाय वे अपने स्वयं के पहले रूप से महान बनना चाहते हैं। दूसरों के साथ मत दौड़ो, अपने खिलाफ दौड़ो। जूली ने उत्तर दिया, जब तुम्हें आत्मनियंत्रण होता है तो तुम वह सब कुछ काम करने का निर्णय लेते हो जो तुम हमेशा करना चाहते रहे हो। तुम्हारे लिए यह गंभीर समस्या से निपटने का या तेज लहरों पर लट्ठों की नाव से यात्रा करने की कला में निपुणता प्राप्त करने का या वकालत छोड़कर कलाकार बनने का प्रशिक्षण हो सकता है। यह चाहे भौतिक धन हो या आध्यात्मिक संपदा जिसका भी तुम स्वप्न देख रहे हो। मैं तुम्हारा आलोचक नहीं बनूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि जब तुम अपनी इच्छा शक्ति की सुप्त भंडार को जगाओगे ये सभी चीजें तुम्हारी मुट्ठी में होंगी। जूलियन ने आगे कहा, अपने जीवन में आत्मनियंत्रण और अनुशासन की भावना का निर्माण करने से तुम्हें जबरदस्त स्वतंत्रता की भावना होगी। इसी के साथ सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारा क्या मतलब है? बहुत से लोग स्वतंत्र हैं। वे जहाँ जाना चाहते हैं जा सकते हैं और जो कुछ करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन बहुत अधिक संख्या में लोग अपनी भावनाओं के गुलाम भी हैं। वे क्रियाशील होने के बजाय प्रतिक्रियावादी हो गए हैं। तात्पर्य यह है कि वे समुद्र की लहरों के उस भाग की तरह है जो चट्टानी तट पर टकराकर जिस दिशा में भी जार ले जाए चले जाते हैं। यदि वे अपने परिवार के साथ समय बिता रहे होते हैं और कार्य स्तर से अलग उन्हें कोई परेशानी में बुलाए तो वे गुस्से से पैर पटकते हुए दौड़ते चले जाते हैं। कभी रुककर यह नहीं सोचते कि कौन सा काम उनके जीवन के उद्देश्य के लिए ज्यादा जरूरी है। अंततः जो कुछ मैंने जीवन में दोनों जगह पूर्व में और पश्चिम में देखा है उनके आधार पर मैं यही कहूँगा कि ऐसे लोगों के पास सुंदरता तो होती है लेकिन आज़ादी नहीं होती। उनके अर्थपूर्ण ज्ञान प्राप्त जीवन में एक तत्व की कमी रहती है, वृक्षों से परे जंगल देखने की आज़ादी जैसी नकली दिखाई पड़ने वाली चीज़ों के बजाय जो सही है उसको चुनने की आज़ादी। मैं जूलियन से सहमत था। निश्चित ही मेरे पास शिकायत करने के लिए कुछ नहीं था। मेरा बड़ा परिवार था, एक आरामदायक घर था और अच्छा खासा वकालत का पैसा था। लेकिन वास्तव में मैं यह नहीं कह सकता था कि मुझे आज़ादी प्राप्त हो गई थी। मेरा पेजर मेरी सीधी भुजा से जुड़ा हुआ तो मेरे पास रहता था। मैं हमेशा दौड़ता रहता था। मेरे पास कभी भी जैनी से प्यार की बातें करने का समय नहीं होता था और मेरे लिए निकट भविष्य में शांत समय वैसा ही था जैसे
बोस्टन मैराथन जीतना। जितना अधिक मैंने इस बारे में सोचा, उतना ही अधिक मैंने जाना कि मैंने कभी भी सच्ची सीमाहीन आज़ादी का अनुभव नहीं किया था। जब मैं छोटा था, मेरा अनुमान है कि मैं वास्तव में अपनी कमजोर भावनाओं का शिकार था। मैं हमेशा वही करता था जो कोई मुझसे करने को कहता था। और इच्छा शक्ति मजबूत होने से क्या मुझे अधिक आज़ादी प्राप्त हो जाएगी? आज़ादी एक घर की तरह है। तुम इसे एक एक ईंट रखकर बनाते हो। पहली ईंट जो तुम लगाओगे वह इच्छा शक्ति की हो। यह गुण तुम्हें किसी भी परिस्थिति में सही काम करने की प्रेरणा देता है। यह तुम्हें साहस के साथ काम करने की भी शक्ति देता है। यह तुम्हें अपनी कल्पना के अनुसार जीवन नियंत्रण करने की शक्ति देता है, बजाय तुम्हारा जीवन जैसा है उसे स्वीकार करने के। जुलन ने और भी बहुत से व्यवहारिक लाभ बताए जो अनुशासन का निर्माण करने से होंगे। विश्वास करो या ना करो, अपनी इच्छा शक्ति का विकास करके तुम अपनी चिंता करने की आदत निपटा देते हो, अपने आप को स्वस्थ रखते हो और पहले से अधिक ऊर्जावान बन जाते हो। तुमने देखा जॉन, आत्मनियंत्रण मानसिक नियंत्रण के अलावा कुछ नहीं है। इच्छा मानसिक शक्तियों का राजा है। जब तुम दिमाग पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हो तो तुम अपने जीवन पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हो। प्रत्येक विचार जो तुम सोचते हो उसको नियंत्रित करने में समर्थ होने से मानसिक स्वामित्व प्राप्त होता है। जो तुम में इतनी क्षमता विकसित हो जाती है कि तुम सारे कमजोर विचारों का बहिष्कार कर सको और जो कुछ सकारात्मक और अच्छा है उस पर ध्यान केंद्रित कर सको, तो अपने आप सकारात्मक और अच्छे कार्य होने लगेंगे। शीघ्र ही तुम जो कुछ भी सकारात्मक और सही है वह तुम अपने जीवन के लिए आकर्षित करना प्रारंभ कर दोगे। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। मान लेते हैं तुम्हारे व्यक्तिगत विकास के लक्ष्यों में से एक लक्ष्य हर रोज प्रातःकाल 6 बजे उठने का है और तुम्हारे घर के पीछे जो बगीचा है उसके चारों ओर एक चक्कर लगाने का है। यह सर्दियों के बीच का मौसम है और तुम्हारी अलार्म घड़ी तुम्हें गहरी और आरामदायक नींद से उठाती है। तुम्हारे अंदर पहला भाव यह उठता है कि बोलने वाला बटन बंद कर दिया जाए और वापस नींद के आगोश में लौटा जाए। यह व्यायाम करने का काम कल शुरू किया जाए। यही क्रम कुछ दिनों तक चलता है, फिर तुम यह निश्चित कर लेते हो कि तुम इतने वृद्ध हो गए हो कि अपना रंग ढंग बदल नहीं सकते और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक करने का लक्ष्य बहुत ही अव्यवहारिक था। तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हो, मैंने गंभीरता पूर्वक कहा। आओ अब इसके साथ अपने पक्ष पर विचार करते हैं। बहुत अधिक ठंड पड़ रही है, अलार्म बजकर बंद हो जाता है और तुम बिस्तर पर रुकने के बारे में सोचने लगते हो। लेकिन अपनी पुरानी आदतों का गुलाम बने रहने के बजाय तुम उन्हें अधिक शक्तिशाली विचारों से चुनौती देते हो। तुम अपने मानस पटल पर अपनी फोटो देखने लगते हो कि जब तुम पूरी तरह ठीक सेव में आ जाओगे तो कैसे दिखाई दोगे, कैसा अनुभव करोगे और कैसे काम करोगे। तुम ऑफिस में अपने साथ काम करने वालों द्वारा अपनी तारीफ में कहे हुए प्रशंसा के शब्द सुनते हो। जब तुम मंद गति से अपने आकर्षक शरीर बदन में उसके पास से गुजरते हो, तुम अपना ध्यान उन कामों पर केंद्रित करते हो जिसको उस बढ़ी हुई ऊर्जा से पूरा कर सकोगे जो नियमित व्यायाम कार्यक्रम से तुम्हें प्राप्त होगी। आज टेलीविजन के सामने रात नहीं गुजारनी पड़ेगी क्योंकि पूरे दिन कचहरी में काम करके तुम्हें थकान नहीं होगी, बल्कि अब तुम्हारे दिन शक्ति, उत्साह और महत्व से भर गए हैं। लेकिन मैं यह बात कह रहा हूँ कि मैं अभी भी सोने के लिए जाना पसंद करूंगा बजाय दौड़ने के। शुरू में पहले कुछ दिनों में यह थोड़ा मुश्किल होगा और तुम अपनी पुरानी आदतों को फिर अपनाना चाहोगे, लेकिन योगी रामन का विशेष तौर से एक समयातीत सिद्धांत में दृढ़ विश्वास था। सकारात्मक हमेशा नकारात्मक पर विजयी होता है। इसलिए यदि तुम उन कमजोर विचारों के प्रति युद्ध जारी रखो जो चुपचाप तुम्हारे मस्तिष्क रूपी महल में वर्षों से घुसे बैठे हैं, तो अंततः में वे समझ जाएंगे कि वे कहाँ वांछित हैं और उन आगंतुकों की तरह छोड़कर चले जाएंगे जो यह जानते हैं कि उनका स्वागत नहीं किया जाएगा। तो मुझसे कहना चाहते हो कि विचार शारीरिक चीज हैं, हाँ, और वे पूरी तरह तुम्हारे नियंत्रण में रहते हैं। सकारात्मक विचारों को सोचना भी उतना ही आसान है जितना नकारात्मक विचारों को। फिर इस संसार में इतने लोग दुखी क्यों हैं और वे नकारात्मक विचारों पर ही अपना ध्यान केंद्रित क्यों करते हैं? क्योंकि उनको आत्मनियंत्रण और अनुशासन की सोच की कला नहीं आती। अधिकांश व्यक्तियों को जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ यह पता नहीं होता कि उनमें हर विचार को नियंत्रण करने की शक्ति है जो वे प्रत्येक दिन के हर मिनट के हर क्षण सोचते हैं। उनका विश्वास है कि विचार अपने आप ही आ जाते हैं और उन्होंने यह कभी अनुभव नहीं किया कि यदि तुम अपने विचारों को नियंत्रित करना आराम नहीं करोगे तो वे तुम्हें नियंत्रित कर लेंगे। जब तुम सिर्फ अच्छे विचारों पर ध्यान केंद्रित करना प्रारंभ करते हो और अपनी इच्छा शक्ति से बुरे विचारों को सोचना बंद कर देते हो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि वे बहुत शीघ्र ही सूख कर झड़ जाएंगे।
इसलिए यदि मैं आंतरिक शक्ति रखना चाहता हूँ, प्रातःकाल जल्दी उठने के लिए, कम खाने के लिए, अधिक पढ़ने के लिए, कम चिंता करने के लिए, अधिक धैर्यवान बनने के लिए और अधिक प्रिय बनने के लिए, तो जो कुछ मुझे करना है, ये वह है कि मेरी इच्छा शक्ति मेरे विचारों को शुद्ध करने का प्रयास करे। जब तुम अपने विचारों को वश में करते हो, तो तुम्हारा मन वश में हो जाता है। जब तुम अपना मन वश में रखते हो, तो तुम्हारा जीवन तुम्हारे वश में हो जाता है। और एक बार जब तुम अपने जीवन को पूर्णतः वश में करने की स्थिति में पहुंच जाते हो, तो तुम अपने भाग्य के निर्माता बन जाते हो। मुझे यह सब सुनने की आवश्यकता थी। इस अद्भुत किंतु प्रेरणास्पद संध्या को मैं, एक नास्तिक और एक प्रसिद्ध वकील जो सन्यासी बन गया था, को ध्यानपूर्वक रखते हुए सुन रहा था, जो अब पूरी तरह से एक आस्तिक बन गया था, जिसकी आंखें वर्षों में प्रथम बार खुली हैं। काश जाने भी यह सब सुन पाती। वास्तव में मैं चाहता था कि मेरे बच्चे भी इस ज्ञान की बातों को सुनते। मैं जानता हूँ यह उन पर भी उतना ही प्रभाव डालता जितना इसने मेरे ऊपर डाला है। मैं हमेशा परिवार में बेहतर इंसान बनने की और अधिक पूर्णता के साथ जीने की योग्यता बनाता था, लेकिन मैंने हमेशा देखा कि मैं इतना अधिक व्यस्त था कि जीवन की छोटी छोटी खुशियों की ओर ध्यान नहीं दे पाता था। सब इतना बनावटी प्रतीत होता था। हो सकता है कमजोरी हो, आत्मनियंत्रण की कमी हो, एक अक्षमता वृत्तों के लिए जंगल की ओर देखने की। शायद जीवन बहुत तेजी से चल रहा था। कल कैसी बात लगती थी जब मैं कानून का एक युवा विद्यार्थी था, ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ। मैं तब एक राजनीतिज्ञ, नेता या सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का सपना देखा करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मैं एक रूटीन में बंध गया। अहंकारी वकील होते हुए भी जूलियन मुझसे कहा करता था, यह संतोष मारक है। जितना अधिक मैंने इसके बारे में सोचा, उतना ही अधिक मुझे ज्ञान हुआ कि मैं अपनी प्रबल अभिलाषा को खो चुका था। यह अभिलाषा एक बड़े मकान, एक तेज चमकने वाली गाड़ी के लिए नहीं थी। यह बहुत गहन अभिलाषा थी। यह तीव्र अभिलाषा बहुत महत्वपूर्ण, अधिक आनंदमय एवं अधिक संतोषपूर्ण जीवन जीने की थी। मैं दिवा स्वप्न देखने लगा, जबकि जूलियन ने अपनी चर्चा जारी रखी, यह भूल कर कि वह क्या कह रहा था। मैंने पहले अपने आप को 50 वर्ष के व्यक्ति के रूप में देखा और फिर 60 वर्ष के बूढ़े के रूप में। क्या मैं अपने जीवन के उस मोड़ पर भी यही काम करता रहूंगा, उन्हीं लोगों के साथ, उन्हीं संघर्षों का सामना करते हुए? मुझे इस बात से डर लगने लगा। मैं हमेशा संसार के लिए किसी न किसी प्रकार कुछ करना चाहता था, और मैं निश्चित रूप से इस समय ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। मैं सोचता हूँ कि इस क्षण जूलियन के बराबर मैं जुलाई की चिपचिपाती रात में अपने लिविंग रूम के फर्श पर बैठे हुए मुझे परिवर्तन हो गया। जापानी लोग इसे सटोरी कहते हैं, जिसका अर्थ है तुरंत जागृति, और वास्तव में ठीक यही हुआ। मैंने अपने सपनों को पूरा करने का और जीवन को बेहतर बनाने का निर्णय किया। मैंने पहली बार वास्तविक आज़ादी का सुख अनुभव किया। यह आज़ादी तब आती है जब तुम हमेशा के लिए अपने जीवन का और इसको बनाने वाले सभी आवश्यक तत्वों का उत्तरदायित्व संभाल लेते हो। मैं तुम्हें इस शक्ति का विकास करने के लिए एक सूत्र बताऊंगा, जूलियन ने कहा, जिसे मेरे आंतरिक रूपांतरण का, जो मैंने कभी अनुभव किया था, कुछ पता नहीं था। ज्ञान अपने प्रयोग में आने वाले कुछ साधनों के बिना कोई ज्ञान नहीं है। उसने परिचर्चा जारी रखते हुए कहा, प्रतिदिन जब तुम काम करने जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ साधारण शब्दों को बार बार दोहराओ। क्या यह उसमें से कोई मंत्र है जिसके बारे में तुमने मुझे पहले बताया है? मैंने पूछा। हाँ, यह उन्हीं में से एक है। यह वह मंत्र जो 5000 वर्षों से अधिक समय से अस्तित्व में है। यद्यपि इसके बारे में सिर्फ जीवानिक संतों के छोटे से समुदाय को जानकारी है। ये रमन ने मुझे बताया कि इसको बार बार दोहराने से और थोड़े समय में ही मेरे अंदर आत्मनियंत्रण और अजय इच्छा शक्ति का विकास हो जाएगा। याद रखो, शब्द बहुत प्रभावशाली होते हैं। शब्द शक्ति के वाचिक प्रतीक हैं। अपने मस्तिष्क को आशावादी शब्दों से भरकर तुम आशावादी हो जाते हो। अपने मस्तिष्क को दयालुता के शब्दों से भरकर तुम दयालु हो जाते हो। अपने मस्तिष्क को साहसपूर्ण शब्दों से भरकर तुम साहसी हो जाते हो। शब्दों में शक्ति होती है, जूलियन ने कहा। ठीक है, मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ। इस मंत्र को जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, तुम्हें कम से कम प्रतिदिन 30 बार दोहराना चाहिए। मैं जो दिखाई देता हूँ उससे कहीं अधिक हूँ। सारे संसार की ताकत और शक्ति मेरे अंदर समाई हुई है। इससे तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आएगा। इस मंत्र के शीघ्रगामी परिणाम के लिए इस मंत्र के साथ साथ क्रियाशील कल्पना दर्शन करो, जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। उदाहरण के लिए, एक शांत स्थान पर जाओ, अपनी आंखें बंद करके बैठ जाओ, अपने मन को भटकने मत दो, शरीर को स्थिर रखो, क्योंकि
एक कमजोर दिमाग का निश्चित लक्ष्य है कि शरीर स्थिर नहीं रह सकता। अब जोर जोर से इस मंत्र का बार बार उच्चारण करो। जब तुम ऐसा कर रहे हो, अपने आप को एक अनुशासित दृढ़ व्यक्ति के रूप में, जिसका मन, शरीर और आत्मा उसके पूर्ण नियंत्रण में है। कल्पना करो, एक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में महात्मा गांधी, मदर टेरेसा किस प्रकार काम करते, उस प्रकार करते हुए तुम अपने आप को मानस पटल पर रखो। तुम्हें निश्चित रूप से आश्चर्यजनक परिणाम मिलने लगेंगे। उसने वादा किया। क्या ऐसा है? इस फॉर्मूले की प्रत्यक्ष सादगी से चकित होकर मैंने पूछा, मैं इस साधारण व्यायाम से अपनी इच्छा शक्ति के सुरक्षित भंडार को प्राप्त कर सकता हूँ? यह तकनीक सदियों से पूर्व के आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा शिष्यों को सिखाई जाती रही है। यह आज भी एक कारण से प्रासंगिक है, क्योंकि यह काम करती है। हमेशा की तरह परिणाम से उल्लंघन करो। यदि तुम रुचि रखते हो तो तुम्हारी इच्छा शक्ति की ताकत बढ़ाने के लिए और आंतरिक अनुशासन विकसित करने के लिए मैं तुम्हें कुछ दूसरे अभ्यास भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सचेत कर दूं कि वे तुम्हें पहली नजर में अजीब प्रतीत होंगे। ओ जूलियन, मैं जो कुछ सुन रहा हूँ उससे मंत्रमुग्ध हो गया हूँ। उपदेश देना जारी रखो, अब रुको मत। ठीक है, पहला काम तो यह है कि जो काम तुम नहीं करना चाहते उसको करना प्रारंभ करो। तुम्हारे लिए यह काम इतना साधारण सा हो सकता है जैसे कि अपना बिस्तर बिछाना, अथवा काम पर गाड़ी चलाकर जाने के बजाय पैदल जाना। अपनी इच्छा से प्रयत्न करने की आदत डालकर तुम अपनी कमजोर भावनाओं के गुलाम नहीं रहोगे। इसका उपयोग करो या समाप्त कर दो। बिल्कुल ठीक। इच्छा शक्ति का और आंतरिक ताकत का निर्माण करने के लिए तुम्हें पहले इसका उपयोग करना चाहिए। जितना अधिक तुम आत्म अनुशासन के भ्रूण को पोषण दोगे, उतनी जल्दी यह परिपक्व होकर तुम्हें तुम्हारे अभिवांछित परिणाम देगा। दूसरा अभ्यास योगी रमन को बहुत प्रिय था। वह पूरा दिन बिना बोले व्यतीत करते थे, सिवाय सीधा प्रश्न करने के उत्तर देने के, मौन प्रतिज्ञा के समान। वास्तव में यह बिल्कुल वही है। जॉन, तिब्बत के संतों ने इस अभ्यास को लोकप्रिय बनाया। उनका विश्वास था कि एक निर्धारित समय की अवधि तक चुप रहने से अनुशासन बढ़ाने में प्रभाव पड़ता है। लेकिन किस प्रकार? बुनियादी तौर पर एक दिन का मौन रखकर तुम अपनी इच्छा शक्ति को अपने आदेश पर काम करने के लिए तैयार करते हो। हर बार जब भी बोलने का मन करता है, तुम तुरंत इस भावना को दबा देते हो और चुप रहते हो। देखो, तुम्हारी इच्छा का अपना मन नहीं होता। यह तुम्हारे निर्देशों की प्रतीक्षा करती है और उनके अनुसार काम करती है। जितना अधिक तुम इसको अपने वश में करोगे, यह उतनी ही अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। समस्या यह है कि अधिकांश लोग अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग नहीं करते। ऐसा क्यों है? मैंने पूछा। शायद इसलिए कि अधिकांश लोग यह विश्वास करते हैं कि उनकी कोई इच्छा नहीं है। वे हर किसी पर और हर चीज पर, सिवाय अपने इस प्रत्यक्ष कमजोरी के लिए, दोषारोपण करते हैं। इसका स्वभाव दुष्ट होगा। वे तुमसे कहेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे पिताजी भी ऐसे ही करते हैं, जिनको बहुत अधिक चिंतन करने की आदत है। वे तुमसे कहेंगे, ये मेरा दोष नहीं है, मेरा काम बहुत दबाव वाला है। जो बहुत अधिक सोते हैं वे कहेंगे, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे शरीर को एक रात में 10 घंटे सोने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों में आत्म-आदित्य की कमी होती है, जो उस असाधारण क्षमता के बारे में जानकर आती है। यह असाधारण क्षमता हमें से प्रत्येक के अंदर इस प्रतीक्षा में रहती है कि इसको प्रेरित करके कब काम में लाया जाए। जब तुम प्रकृति के समतीत नियमों के बारे में जान जाते हो, वे नियम जो ब्रह्मांड और उनके बाहर जो कुछ भी है उसका संचालन करते हैं, तो तुम यह भी जान जाओगे कि यह तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि तुम वह सब कुछ बन जाओ जो बन सकते हो। तुम में अपने वातावरण से अधिक शक्ति होती है। तुम में अपने अतीत के कैदी बनने के बजाय बहुत कुछ बनने की क्षमता होती है। ऐसा करने के लिए तुम्हें अपनी इच्छा का स्वामी बनना चाहिए। उसकी प्रतीत होता है, वास्तव में यह बहुत ही व्यवहारिक धारणा है। कल्पना करो कि यदि तुम्हारी इच्छा शक्ति दुगुनी या तिगुनी हो जाए, जितनी कि अब वर्तमान में है, तो तुम क्या करोगे? तुम यह अभ्यास शुरू कर सकते हो जिसे तुम आरंभ करने के बारे में स्वप्न देखते थे। तुम अपने समय का निपुणता के साथ सदुपयोग कर सकते हो। तुम अपनी चिंता की आदत को हमेशा के लिए मिटा सकते हो, या तुम आदर्श पति बन सकते हो। अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग तुम अपने में प्रेरणा और ऊर्जा प्रज्वलित करने में कर सकते हो, जिसके बारे में तुम कहने लगते थे कि तुम खो चुके हो। ध्यान देने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसलिए आधारभूत बात यह है कि अपनी इच्छा शक्ति को नियमित रूप से प्रयोग करना प्रारंभ करना है। हाँ, उन कामों को करने का निश्चय करो जो तुम्हें करने थे, बजाय जरा भी विरोध करने के मार्ग पर आगे बढ़ने के। अपनी बुरी आदतों और कमजोर भावनाओं के गुरुत्वाकर्षण के बल से लड़ना आरंभ करो, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक रोबोट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से ऊपर उठकर अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। दंड लगाओ। चला देखो, कुछ सप्ताह में ही
कितना अंतर आता है। क्या इसमें मंत्र मददगार साबित होंगे? हाँ, जो मंत्र मैंने तुम्हें दिया है उसे अपने दैनिक अभ्यास के साथ रोज दोहराना, तो तुम वैसे बन जाओगे जिसे तुम बनने की इच्छा रखते हो। अनुशासन तुम्हें विशाल रूप से साहस देगा। यह तुम्हें तुम्हारे सपनों से जोड़ देगा। तुम्हें अपने संसार को एक ही दिन में बदलने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे शुरुआत करो। हजारों मील लंबी यात्रा भी हमेशा पहले कदम से शुरू होती है। हम एक एक अवस्था को प्राप्त करते हुए विशालता प्राप्त करते हैं। अपने आप को 1 घंटे जल्दी उठने के लिए प्रेरित करो। यह आदत आप में आत्मविश्वास उजागर करेगी। खुद को ऊंचा उठाने के लिए प्रेरित करो। मुझे इसमें संबंध दिखाई नहीं देता। मैंने स्वीकार किया, छोटी विजयों को प्राप्त करने से बड़ी विजय प्राप्त होती हैं। तुम्हें बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए छोटी बातों से शुरुआत करनी चाहिए। हर दिन प्रातःकाल जल्दी उठने के साधारण से निर्णय का पालन करने से तुम्हें वह सुख और संतुष्टि प्राप्त होगी जो किसी भी उपलब्धि से प्राप्त हो सकती है। यह अच्छा लगता है। तरकीब यह है कि अपने आदर्शों को निरंतर ऊंचा उठाने के निशान ऊंचा और ऊंचा लगाते जाओ। तब यह चमत्कार पूर्वक गति प्रदान करेगा जो तुम्हें तुम्हारी आनंद क्षमता को खोजने में तुम्हें क्रियाशील बनाएगा। क्या तुम्हें स्कीइंग पसंद है? हाँ, मुझे स्कीइंग करना पसंद है, मैंने उत्तर दिया। जैनी और मैं बच्चों को पर्वत पर ले जाते हैं जब भी संभव होता है। ऐसा वैसे बहुत अधिक नहीं हो पाता, जिससे जैनी को काफी निराशा होती है। ठीक है, जरा सोचो इसकी पहाड़ की चोटी से आगे ढकेलना कैसा लगता है। पहले तुम धीरे धीरे आरंभ करते हो, लेकिन 1 मिनट के अंदर ही तुम पहाड़ी से नीचे की ओर उड़ान भरने लगते हो, मानो कोई हल है ही नहीं। सही बात है, मुझे निंजा स्किनर कहकर पुकारो। मुझे तेज गति पसंद है। तुम इतना तेज क्यों चलते हो? मेरे शरीर की बनावट वायु गति के अनुकूल है, मैंने जल्दी से उत्तर दिया। अच्छी कोशिश है। जूलियन हंसने लगा। गति उत्तर है जो मैं ढूंढ रहा हूँ। गति आत्मानुशासन निर्मित करने का एक गुप्त तत्व है। जैसा कि मैंने कहा, तुम छोटी बातों से शुरुआत करो। क्या है उसका तात्पर्य? प्रातःकाल रोज थोड़ा जल्दी उठने से हो, हर रात अपने ब्लॉक के चारों ओर घूमने से हो, या जब काफी देर हो जाए तो अपने आप को टेलीविजन ऑफ करने का प्रशिक्षण देने से हो। यह छोटी छोटी जीत व आवेग निर्मित करती हैं जो तुम्हें तुम्हारे उच्चतम स्वरूप के मार्ग पर ले जाने के लिए बड़े कदम उठाने के लिए प्रेरित करते हैं। शीघ्र ही तुम वह काम कर रहे होते हो जिसे तुम कभी नहीं जानते थे कि कर पाओगे, उस शक्ति और ऊर्जा के साथ जिसके बारे में तुमने कभी नहीं सोचा था कि वह तुम्हारे पास है। यह एक आनंदपूर्ण प्रक्रिया है। जॉन यह वास्तव में है, और यूवी रमन की जादुई कहानी का गुलाबी तार वाला केबल हमेशा तुम्हें तुम्हारी इच्छा की शक्ति की याद दिलाएगा। जैसे ही जूलियन ने अनुशासन के विषय पर अपने विचार प्रकट करने समाप्त किए, मैंने सूर्य की प्रथम किरणों को लिविंग रूम में झांकते हुए देखा। उन्होंने अंधकार ऐसे दूर कर दिया था जैसे कि एक बालक अवांछित बैंड कवर को हटा देता है। यह एक महान दिन होगा, मैंने सोचा। मेरे बाकी जीवन का पहला दिन। क्रियाविधि का सार, जूलियन का ज्ञान संक्षेप में। प्रतीक, गुलाबी तार वाला केबल। सद्गुण, अनुशासन के साथ रहो। ज्ञान, अनुशासन का निर्माण निरंतर छोटे छोटे साहसपूर्ण काम करके किया जाता है। जितना अधिक तुम अनुशासन के भ्रम को अवसर दोगे, उतना ही यह परिपक्व होगा। इच्छा शक्ति पूर्व तथा यथार्थ जीवन का आवश्यक गुण है। तकनीक, मंत्र या क्रियाशील कल्पना दर्शन, मौन प्रतिज्ञा, उद्धरण योग्य कथन। कमजोर विचारों के साथ जो तुम्हारे मस्तिष्क रूपी महल में रंगे आए हैं, युद्ध करो। वे जान जाएंगे कि वे अवांछित हैं और तिरस्कृत आगंतुक की तरह चले जाएंगे। अध्याय 11। आपकी सबसे बहुमूल्य वस्तु। सुनियोजित समय सुनियोजित मस्तिष्क का प्रतीक है। सर इजाक पिटमैन। तुम जानते हो जीवन के बारे में हास्यजनक क्या है? जूलियन ने मुझसे पूछा। मुझे बताओ। अधिकांश लोगों को जब तक यह पता चलता है कि वे क्या चाहते हैं और उसे किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, आमतौर पर बहुत देर हो चुकी होती है। ये कहावत कितनी सच है। काश जवानी समझ पाती, काश बुढ़ापा कर पाता। क्या योगी रमन की शिक्षाप्रद कहानी में दीवार घड़ी इसी तथ्य की ओर संकेत करती है? हाँ, नंगा 9 फुट लंबा 900 पाउंड का सोमो पहलवान गुलाबी तारों के केबल से अपने गुप्त अंगों को ढके हुए एक सोने की चमकदार दीवार घड़ी पर फिसल कर गिर जाता है, जिसे कोई उस सुंदर बगीचे में छोड़ गया है। जूलियन ने मुझे याद दिलाया। मैं कैसे बोल सकता हूँ, मैंने खीखी करते हुए कहा। तब तक मैं जान गया था कि योगी रमन की रहस्यमय कहानी स्मृति श्रृंखलाओं के अलावा कुछ नहीं थी, जो जूलियन को ज्ञान प्राप्त जीवन जीने के प्राचीन प्रदर्शन शास्त्र के तत्वों को सीखने के लिए और उसे याद रखने के लिए तैयार की गई थी। मैंने अपनी बात उसे बताई।
आहा! एक वकील की छठी इंद्रियाँ। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरे बुद्धिमान गुरु की विधियाँ प्रारंभ में अजनबी प्रतीत हुईं और मैंने उनकी कहानी के महत्व को समझने का प्रयास किया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तुम आश्चर्यचकित हो रहे थे जब मैंने उन्हें पहले पहल बताया था। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ जॉन कि इस कहानी के सातों तत्व बगीचे और नंगे सुम पहलवान से लेकर पीले गुलाब के पुष्पों और हीरे जड़ित मार्ग तक जो अब मेरी समझ में आ गए हैं, सिवाना में जो ज्ञान प्राप्त मैंने किया उसके साथ साथ ढंग से याद दिलाते हैं। बगीचे से मेरा ध्यान प्रेरणास्पद विचारों पर केंद्रित रहता है। प्रकाश भाई यानी लाइट हाउस मुझे इस तथ्य का स्मरण कराता है कि जीवन का उद्देश्य ही उद्देश्यपूर्ण जीवन है। सुबह पहलवान निरंतर आत्मविश्लेषण पर मेरा ध्यान केंद्रित करता है जिनको गुलाबी तारों का केवल इच्छा शक्ति से संबंध करता है। एक भी दिन इस कहानी के बारे में सोचे बिना तथा योगी रमन द्वारा सिखाए गए सिद्धांतों के बारे में विचार किए बिना नहीं गुजरता। और चमकदार सोने की स्टॉप वॉच इस चीज का सही प्रतिनिधित्व करती है। यह हमारी सबसे महत्वपूर्ण वस्तु समय का प्रतीक है। निश्चयात्मक सोच, लक्ष्य निर्धारण और आत्मनियंत्रण का क्या महत्व है। समय के बिना उसका कोई अर्थ नहीं है। सिवाना की आनंददायक वन स्थली में अपना अस्थायी निवास बनाने के 6 माह पश्चात गुलाब के पुष्पों से निर्मित अपनी कुटिया में एक दिन जब मैं अध्ययन कर रहा था एक संत का आगमन हुआ। उस संत का नाम दिव्या था। वह गजब की सुंदर स्त्री थी। उसके बाल एकदम काले थे जो उसकी कमर के नीचे तक फैले हुए थे। उसने बहुत ही विनम्र और मधुर आवाज में बताया कि उस गुप्त पहाड़ी निवास स्थान की वह सबसे छोटी संत थी। उसने मुझे यह भी बताया कि वह मेरे गुरु योगी रवन के निर्देश पर आई थी जिन्होंने उसे बताया था कि मैं उनका सर्वोत्तम विद्यार्थी था। हो सकता है जो प्रिया तुमने अपने पिछले जीवन में बर्दाश्त की है उसी कारण तुमने हमारे ज्ञान को हृदय से स्वीकार किया है। अपने समुदाय में सबसे छोटी होने के कारण मुझसे तुम्हें यह उपहार देने के लिए कहा गया। यह हम सबकी तरफ से है और इसे हम तुम्हें सम्मान के प्रतीक के रूप में दे रहे हैं। तुमने हमारे सिद्धांत सीखने के लिए इतनी दूर की यात्रा की है। किसी भी बात पर ना तुमने हमारी निंदा की और ना ही हमारी परंपराओं की हंसी उड़ाई है। इसलिए यद्यपि तुम हमें कुछ सप्ताहों में छोड़कर जाने का निर्णय कर चुके हो, हम तुम्हें अपने में से ही एक समझते हैं। किसी भी बाहरी व्यक्ति को वह नहीं मिलता जो मैं तुम्हें देने वाली हूँ। उपहार क्या है? मैंने अधीर होकर पूछा। दिव्या ने हाथ से कते हुए सूत से बने हुए थैले में से कोई वस्तु निकाली और मुझे दे दी। किसी प्रकार के कागज के सुगंधित कवर में लिपटी हुई कोई चीज थी जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लाखों वर्षों में भी इसे वहां देख पाऊंगा। एक छोटी सी घंटा घड़ी थी जो शुद्ध शीशे और चंदन के एक छोटे से टुकड़े से बनी हुई थी। मेरी भाव अभिव्यक्ति देखकर दिव्या ने मुझे तुरंत बताया कि प्रत्येक संत को बचपन में यह यंत्र प्राप्त हुआ था। यद्यपि हमारे पास कोई संपत्ति नहीं है और हम पवित्र सादा जीवन जीते हैं, हम समय का सम्मान करते हैं और इसका गुजरना नोट करते हैं। ये छोटी छोटी घंटा घड़ियाँ हमें नित्य हमारी मनशीला की याद दिलाती हैं और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आगे बढ़ने और समयपूर्ण उत्पादक जीवन जीने का महत्व बताती हैं। हिमालय पर्वत की ऊंचाइयों पर भी ये संत समय का ध्यान रखते थे। उनमें से प्रत्येक समय का महत्व समझता था। वे सभी समय के प्रति बहुत जागरूक थे। तुम्हें पता है, मैं जान गया था कि समय हमारे हाथों से रेत के कणों की तरह फिसलता है, कभी वापस न आने के लिए। जो लोग समय का शुरू से सदुपयोग करते हैं वह प्रतिफल स्वरूप संपन्न, उत्पादक और संतुष्ट जीवन जीते हैं। जो लोग इस सिद्धांत को नहीं जानते कि समय पर नियंत्रण ही जीवन पर नियंत्रण होता है, वे कभी भी विशाल मानवीय क्षमता को नहीं जान पाएंगे। समय एक महान समतावादी है। चाहे हम इसे सुविधा प्राप्त हों या परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल हों, चाहे हम टेक्सास में रहें या टोक्यो में, हम सबको 24 घंटे का ही दिन प्रदान किया गया है। उन व्यक्तियों को जो असाधारण जीवन का निर्माण करते हैं, असफल व्यक्तियों से जो चीज पृथक करती है वह उनका समय का सदुपयोग करने का तरीका ही है। एक बार मैंने अपने पिता को कहते हुए सुना था कि सबसे अधिक व्यस्त व्यक्तियों के पास ही खाली समय होता है। तुम इस बात से क्या समझते हो? मैं पूरी तरह सहमत हूँ। व्यस्त उत्पादनशील व्यक्ति समय का सदुपयोग करने में अत्यंत निपुण होते हैं। टिके रहने के लिए उनका ऐसा करना आवश्यक है। समय का कुशल प्रबंधन होने का ये तात्पर्य नहीं है कि आप काम करने का नशा हो जाए। इसके विपरीत समय पर नियंत्रण होने से तुम जीवन में वो सब काम कर पाते हो जो तुम करना चाहते हो और जो तुम्हारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। समय को ठीक से प्रयोग करो। याद रखो, ये लौटकर दोबारा नहीं आता। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। जूलियन ने कहा, अच्छा मानो सोमवार की सुबह है और तुम्हारी समय सारणी मिलने के समय मीटिंग और कचहरी में उपस्थित होने के कार्यक्रम से भरी हुई है। हमेशा की तरह प्रातःकाल
6:30 बजे उठने और 1 कप जावा निकलने, तेज गति से काम करने और फिर सारा दिन झटपट कर काम करने के दबाव में बिताने के स्थान पर यदि तुमने एक दिन पूर्व 15 मिनट का समय काश अपने दिन को सुनियोजित करने में दिया होता या और भी अधिक प्रभावपूर्ण होने के लिए तुमने शांत रविवार के दिन अपना 1 घंटा पूरे सप्ताह की योजना बनाने में लगाया होता। अपनी दैनिक समय सारणी में तुमने लिख लिया होता कि कब तुम अपने मुवक्किलों से मिलोगे, कब तुम कानूनी नुस्खे ढूंढोगे और कब टेलीफोन कॉल्स का उत्तर दोगे। सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह होता है कि तुमने अपने समय सारणी में पूरे सप्ताह के व्यक्तिगत, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास के लक्ष्यों को भी लिख लिया होता। यह साधारण काम संतुलित जीवन जीने का रहस्य है। अपनी दैनिक समय सारणी में अपने जीवन के सभी अत्यंत महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में लिखने से तुम इस बात से निश्चित हो जाते हो कि तुम्हारे सप्ताह में और तुम्हारे जीवन में महत्व और शांति की भावना है। निश्चय ही तुम्हें सुझाव देने नहीं जा रही हो कि मैं काम से व्यस्त अपने दिन में से कुछ समय निकालकर पार्क में घूमने अथवा ध्यान करने चला जाऊं। हाँ, मैं निश्चित रूप से यही कहने जा रहा हूँ। तुम इतने अधिक रूढ़िवादी क्यों हो? तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि जैसे अन्य लोग काम करते हैं तुम्हें भी उसी प्रकार काम करना है? अपनी दौड़ सम दौड़ो। 1 घंटा पहले काम करना आराम क्यों नहीं कर देते ताकि तुम्हारे ऑफिस के सामने जो सुंदर पार्क है उसमें प्रातःकाल शांतिपूर्वक घूमने का आनंद उठा सको। अथवा सप्ताह के प्रारंभ में कुछ घंटे अतिरिक्त काम क्यों नहीं कर लेते ताकि शुक्रवार को जल्दी काम समाप्त करके बच्चों को चिड़ियाघर ले आ सको। अथवा सप्ताह में 2 दिन घर पर काम करना क्यों नहीं शुरू कर देते ताकि अपने परिवार को और अधिक देख सको। जो कुछ मैं कह रहा हूँ वह यह है कि अपने सप्ताह की योजना बनाओ और अपने समय को क्रियाशीलता के साथ व्यवस्थित करो। अपनी प्रमुखताओं पर अपने समय को केंद्रित करने का अनुशासन रखो। तुम्हारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण चीजों का बलिदान कुछ चीजों के लिए नहीं होना चाहिए। और याद रखो, योजना बनाने में असफल होना असफल होने की योजना बनाने के समान है। दूसरों के साथ अपनी अपॉइंटमेंट लिख कर ही नहीं बल्कि पत्नी को प्रेम पत्र लिखकर भी तुम अपने समय के साथ कहीं अधिक उत्पादनशील हो जाओगे। कभी मत भूलो कि जो समय तुम अपने काम न करने वाले समय की वृद्धि करने में लगाते हो वह कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। ये तुम्हारे काम करने के समय में तुम्हें अत्यंत निपुणता प्रदान करता है। खंडों में जीना बंद करो और हमेशा के लिए समझ लो कि जो कुछ भी तुम करते हो उससे एक अविभाजित संपूर्ण बनता है। जिस तरह का व्यवहार तुम घर पर करते हो उसी तरह का व्यवहार तुम काम के स्थान पर करते हो। जिस तरह तुम ऑफिस में लोगों के साथ व्यवहार करते हो अपने परिवार और मित्रों के साथ भी उसी तरह करते हो। मैं समझता हूँ जूलियन, लेकिन वस्तुतः दिन के मध्य में अवकाश के लिए मेरे पास कोई समय नहीं है। जैसा कि मैं अधिकांश शामों को काम करता हूँ, मेरी समय सारणी वास्तव में आजकल कचूमर निकालने वाली चल रही है। यह कहते समय काम का ढेर जो मेरे सामने था उसके विचार मात्र से ही मेरे पेट में सिरहन होने लगी। व्यस्त होना कोई बहाना नहीं है। वास्तविक प्रश्न है कि तुम इस काम में कितने व्यस्त हो। एक महान सिद्धांत जो मैंने उस बुद्धिमान वृद्ध संत से सीखा वह यह था कि अपने जीवन में 80% परिणाम तुम्हें तुम्हारे 20% क्रियाओं से मिलता है जो तुम्हारा समय व्यस्त रखती हैं। योगी रमन इसे 20 का प्राचीन सिद्धांत कहते थे। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी बात समझ पा रहा हूँ। आज तुम्हारे व्यस्त सोमवार की ओर वापस चलते हैं। सुबह से रात तक का समय तुम क्लाइंट्स के साथ फोन पर बातचीत करने और कानूनी दलीलें तैयार करने से लेकर अपने सबसे छोटे बच्चे को सोते समय कहानी पढ़कर सुनाना या अपनी पत्नी के साथ शतरंज खेलना आदि काम करते हुए बिताते हो। सहमत हो? हाँ, मैं सहमत हूँ। लेकिन तुम जो सैकड़ों तरह के काम करने में अपना समय व्यतीत करते हो उसमें से सिर्फ 20% ही वास्तविक और समय सारणी प्रदान करते हैं। जो कुछ तुम करते हो उसका 20% ही तुम्हारे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। ये तुम्हारी प्रभाव वाली क्रियाएं हैं। उदाहरण के लिए आज से 10 वर्ष पश्चात क्या तुम वास्तव में सोचते हो कि जो सारा समय तुम वाटर कूलर के सामने या किसी धुएं से भरे हुए खाने के कमरे में या टेलीविजन देखते हुए बिताते हो तो उसका कोई परिणाम निकलेगा? नहीं, वास्तव में नहीं। ठीक है, उसी प्रकार मुझे विश्वास है कि तुम इस बात से भी सहमत होगे कि इस प्रकार के अनेक कार्य हैं जो हर क्षण का परिणाम देंगे। तुम्हारा तात्पर्य है जैसे मैं कानूनी ज्ञान सुधारने में समय व्यतीत करूं, अपने मुवक्किलों से अपने संबंधों में वृद्धि करने में समय लगाऊं और एक कुशल वकील बनने में समय लगाऊं। हाँ, और अपना समय ज्ञानी और बच्चों के साथ अपने संबंधों को समृद्ध करने में लगाना, प्रकृति के साथ जुड़ने में समय लगाना और जो कुछ तुम्हारे पास है उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करने में समय लगाना, अपने मस्तिष्क, शरीर और आत्मा को पुनर्जीवित करने में समय लगाना, ये उच्च प्रभाव देने वाली कुछ क्रियाएं हैं जिससे तुम्हारा जीवन तुम्हारी इच्छा के अनुरूप बन जाएगा। अपना सारा समय उन कार्यों में लगाओ जिनका कुछ महत्व है। ज्ञान प्राप्त लोग प्रमुखताओं से प्रेरित हुए हैं
यही समय नियंत्रण का रहस्य है। ओह! युगी रमन ने तुम्हें ये सब सिखाया है। मैं जीवन का विद्यार्थी बन गया हूँ जॉन। युगी रमन निश्चय ही एक आश्चर्यजनक और प्रेरणा देने वाले गुरु थे और उसके लिए मैं उन्हें कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन वे सारी शिक्षाएं जो मैंने अपने विभिन्न अनुभवों से प्राप्त की, एक साथ एक बड़ी जिज्ञासा पजल के समान एकत्रित हो गई हैं, मुझे बेहतर जीवन का मार्ग दिखाने के लिए। जूलियन ने आगे कहा, मुझे आशा है कि तुम पहले मेरी गलतियों से शिक्षा लोगे। कुछ व्यक्ति दूसरों की गलतियों से शिक्षा प्राप्त करते हैं। वे बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। दूसरे व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि वास्तविक शिक्षा व्यक्तिगत अनुभव से प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अनावश्यक पीड़ा और कष्ट सहते हैं। एक वकील होने के नाते मैं टाइम मैनेजमेंट की कई सेमिनार्स में गया हूँ, लेकिन मैंने समय पर नियंत्रण सिद्धांत के बारे में कभी नहीं सुना, जिसके बारे में अब मुझे जूलियन बता रहा था। समय का प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट सिर्फ ऑफिस में उस पर ध्यान देना और बंद होने पर उसकी अवहेलना करना नहीं था। यह एक ऐसी सख्त पद्धति थी जिसे अगर मैं ठीक से लागू करता तो वह मेरे जीवन के हर क्षेत्र को अधिक संतुलित और परिपूर्ण बना सकती थी। मैं जान गया कि अपने दिनों की योजना बनाकर और यह सुनिश्चित करने का समय निकाल कर कि मैं अपने समय के प्रयोग में संतुलित था, मैं कहीं अधिक उत्पादनशील ही हो जाऊंगा। इस प्रकार जीवन सुअर के मांस की एक छोटी पट्टी के समान है। मैंने सहमत होते हुए कहा, अपने समय पर स्वामित्व प्राप्त करने के लिए तुम्हें चर्बी से मांस को अलग करना है। बहुत अच्छा, अब तुम इसे समझ रहे हो, और यद्यपि मैं शाकाहारी होने के नाते ऐसा नहीं कर सकता। मुझे तुलना बहुत पसंद आई कि यह सीधे सिर पर प्रहार करती है। जब तुम अपना समय और बेशकीमती मानसिक ऊर्जा मांस पर केंद्रित करते हो, तुम्हारे पास चर्बी पर बर्बाद करने के लिए समय नहीं होता। यही बिंदु है जहाँ तुम्हारा जीवन साधारण क्षेत्र से असाधारण की उत्कृष्टता में प्रवेश करता है। अब तुम वास्तव में बुद्धिमत्तापूर्ण काम करने लगते हो और ज्ञान के मंदिर के दरवाजे अचानक खुल जाते हैं। जूलियन ने कहा, यह मुझे दूसरे बिंदु पर लाता है। दूसरों को अपना समय मत चुराने दो। समय के चोरों से सावधान रहो। जैसे तुम बच्चों को सुलाकर अपनी प्रिय कुर्सी पर उस सनसनीखेज उपन्यास को पढ़ने के लिए बैठते हो जिसके बारे में तुमने बहुत कुछ सुन रखा है, तो हमेशा ये लोग तुमसे टेलीफोन पर बातें करने लगते हैं। जैसे ही व्यस्त दिन में से कुछ समय आराम करने के लिए तथा अपने विचारों को एकत्रित करने के लिए निकालते हो, ये लोग तुम्हारे ऑफिस में अकस्मात आदमकते हैं। क्या यह सुपरिचित बात है? हमेशा की तरह जुलियन, तुम इस बारे में सही हो। मेरा अनुमान है कि मैं हमेशा ही इतना नरम रहता हूँ कि ना तो उनको जाने के लिए कह सका और ना ही अपना दरवाजा बंद कर सका। मैंने उसको विश्वास में लेते हुए कहा, तुम्हें अपने समय के साथ निडर होना पड़ेगा। मना करना सीखो, छोटी छोटी चीज़ों के लिए नहीं कहने का साहस तुम्हें बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए हाँ कहने की शक्ति देगा। जब तुम्हें किसी बड़े केस की तैयारी करने के लिए कुछ घंटे काम करने की आवश्यकता हो तो अपने ऑफिस का दरवाजा बंद रखो। याद रखो, जो कुछ मैंने तुम्हें बताया है, हर बार घंटी बजाने पर फ़ोन मत उठाओ। यह तुम्हारी सुविधा के लिए है, न कि दूसरों की सुविधा के लिए। विडंबना यह है कि लोग तुम्हें अधिक सम्मान तभी देंगे जब वे देखेंगे कि ये व्यक्ति अपने समय को महत्व देता है। वे समझ पाएंगे कि तुम्हारा समय कीमती है और वे उसका सम्मान करेंगे। टाल-मटोल करने की आदत के बारे में क्या विचार है? बहुधा मैं जो काम करना चाहता हूँ उसको टाल देता हूँ और उसके स्थान पर अपने आप को पुराने डाक की छानबीन करते हुए अथवा कानूनी मैगजीन के पन्ने पलटते हुए पाता हूँ। हो सकता है कि मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। समय बर्बाद करना एक उपयुक्त रूपक है। यह सच है कि जो चीज अच्छी लगे उसे पहले करना और जो बुरी लगे उसे बचाना मानव स्वभाव है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा है कि अत्यधिक उत्पादनशील व्यक्ति उन कार्यों को करने के आदी होते हैं जिनको कम उत्पादनशील लोग नहीं करना चाहते। हो सकता है कि वे भी उनको न करना चाहते हों। मैं रुक गया और गंभीरता से जो कुछ अभी सुना था उस पर विचार करने लगा। संभवतः किसी भी काम को स्थगित करना मेरी समस्या नहीं थी। हो सकता है कि मेरा जीवन अत्यंत जटिल हो गया हो। जूलियन मेरी चिंता का विषय समझ गया। युगी रमन ने मुझे बताया कि जो व्यक्ति अपने समय पर स्वामित्व रखते हैं वे सफल जीवन जीते हैं। जल्दबाजी और उतावलेपन से काम करना प्रकृति के अनुकूल नहीं है। उनका विश्वास था कि स्थायी संपन्नता उन लोगों को प्राप्त हो सकती है जो प्रभावी हैं और अपने लिए जिन्होंने लक्ष्यों का निर्धारण कर लिया है। वे उपलब्धि और योगदान से समृद्ध जीवन जी रहे हैं और यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें अपने मन की शांति का त्याग नहीं करना पड़ा। जो कुछ ज्ञान की बातें मैं सुना रहा था उनमें मुझे सबसे अधिक मनमुग्धकारी प्रतीत हुई। इससे मैं उत्पादक भी हो सकता था और अपनी आध्यात्मिक अभिलाषाओं की भी पूर्ति कर सकता था। मैं जूलियन के सामने और अधिक खुलने लगा। तुम मेरे साथ हमेशा ईमानदार और स्पष्टवादी रहे हो, ऐसे ही मैं तुम्हारे साथ रहूंगा।
मैं अधिक प्रसन्न और अधिक संतुष्ट होने के लिए अपनी वकालत, अपना घर और अपनी कार त्यागना नहीं चाहता। मैंने जो कुछ मन बहलाव के साधन और भौतिक वस्तुएं अर्जित की हैं, उनको मैं पसंद करता हूँ। जब हम पहली बार मिले थे, तब से अब तक के वर्षों की मेरी मेहनत का प्रतिफल है। लेकिन मैं खालीपन का अनुभव करता हूँ। मैं वास्तव में खालीपन का अनुभव करता हूँ, इतना अधिक और कुछ भी हो जो मैं अपने जीवन में कर सकता था। तुम जानते हो, मैं लगभग 40 वर्ष का हूँ और मैं अभी तक ग्रैंड कैनियन या एफिल टावर नहीं गया। मैं कभी रेगिस्तान में नहीं घूमा हूँ और ना ही किसी गर्मी के दिन शांत झील में चप्पू से नाव चलाई है। मैं एक बार भी कभी जूते मुझे उतार कर पार्क में नंगे पाँव बच्चों की हंसी सुनते हुए या कुत्तों का भौंकना सुनते हुए नहीं घूमा हूँ। मुझे यह तक याद नहीं कि बर्फ गिरने के बाद प्राकृतिक अनाद और अनुभूतियों का आनंद लेने के लिए आखिरी बार मैं कब लंबी और शांत सैर पर गया था। तब अपने जीवन को सादगीपूर्ण बनाओ, जूलियन ने सहानुभूतिपूर्वक सुझाव दिया। अपनी दुनिया के हर क्षेत्र में सादगी का प्राचीन सिद्धांत अपनाओ। ऐसा करने से तुम्हें निश्चय ही इन भव्य चमत्कारों का सुख पाने का समय मिल जाएगा। अधिकतर लोग क्षितिज में गुलाब के पुष्पों के किसी जादुई बगीचे की कल्पना करते हैं, बजाय अपने घर के पीछे उगे हुए गुलाबों का सुख पाने के। कितनी दुखदायी बात है। और कोई सुझाव, वह मैं अब तुम्हारी अपनी कल्पना शक्ति पर छोड़ता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत सी क्रियाएं बताई हैं जो मैंने संतोष से सीखी थी। वे चमत्कारपूर्ण कार्य करेंगे यदि तुम्हें उनका प्रयोग करने का साहस है। ओहो, इस बात से मुझे एक दूसरी चीज की याद आ गई है जो मैं अपने जीवन को शांत और सादगीपूर्ण बनाए रखने के लिए करता हूँ। वह क्या है? मैं तीसरे पहर थोड़ी देर के लिए झपकी लेता हूँ। यह मुझे ऊर्जावान, ताजगीपूर्ण और युवा रखती है। मुझे अंदाजा है कि तुम यह कह सकते हो कि मुझे सौंदर्य निंद्रा की आवश्यकता है। जूलियन ने हंसते हुए कहा, सौंदर्य कभी तुम्हारे मजबूत तर्कों में नहीं रहा। तुम्हारा हमेशा मजाक करने का स्वभाव रहा है और इसके लिए मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। हमेशा हंसी की शक्ति को याद रखो। जीवन के दबाव तथा तनाव के लिए यह भी संगीत की तरह टॉनिक का काम करता है। मेरे विचार से योगी रमन ने ठीक ही कहा था। हंसी की खिलखिलाहट तुम्हारे हृदय को खोल देती है और आत्मा को प्रसन्न करती है। किसी को भी अपने जीवन को इतनी गंभीरता पूर्वक नहीं लेना चाहिए कि वह अपने ऊपर ही हंसना भूल जाए। समय के विषय पर बताने के लिए जूलियन के पास एक आखिरी विचार और था, शायद सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जॉन, इस तरह व्यवहार करना छोड़ दो मानो तुम्हें 500 वर्ष जीना है। जब दिव्या मुझे वह छोटी घड़ी देने के लिए आई थी, तब उसने जो सलाह दी थी वह मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसने क्या कहा? उसने मुझे कहा कि एक वृक्ष को लगाने का सबसे उच्चतम समय 40 वर्ष पहले था, दूसरा सर्वोत्तम आज है। अपने दिन का 1 मिनट भी व्यर्थ न करो। मृत्यु संज्ञा की मानसिकता विकसित करो। मृत्यु संज्ञा की मानसिकता से तुम्हारा तात्पर्य क्या है? यह अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने का तरीका है, एक अधिक सशक्त रूपांतरण का तरीका। यदि तुम चाहो तो एक ऐसा तरीका जो तुम्हें इस बात की याद दिलाता है कि आज का दिन तुम्हारा अंतिम दिन हो सकता है। अंततः इसका भरपूर आनंद लो। यदि मुझसे पूछो तो मुझे यह एक अस्वस्थ विचार लगता है। यह मुझे मृत्यु के बारे में सोचने पर विवश करता है। वस्तुतः यह सिद्धांत जीवन के बारे में है। जब तुम मृत्यु संज्ञा वाली मानसिकता अपना लेते हो तो हर दिन इस प्रकार रहते हो जैसे यह तुम्हारा अंतिम दिन हो। हर दिन जल्दी उठने की और अपने आप से साधारण प्रश्न पूछने की कल्पना करो। यदि आज का दिन मेरा आखिरी दिन होता तो मैं क्या करता? फिर इस बारे में विचार करो कि अपने परिवार के साथ, अपने साथ काम करने वालों के साथ, यहाँ तक कि जिन्हें तुम नहीं जानते हो, उनके साथ कैसा व्यवहार करोगे। इस बारे में सोचो कि तुम कितना उत्पादक और उत्साहपूर्ण रहोगे हर क्षण को अधिक से अधिक जीने के लिए। मृत्यु संज्ञा का प्रश्न अकेला ही तुम्हारे जीवन में परिवर्तन करने में सक्षम है। ये तुम्हारे दिनों को ऊर्जावान बनाएगा और जो कुछ भी तुम करोगे उसे जोश और उत्साह से भर देगा। तुम उन सब महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान देना प्रारंभ कर दोगे जिन्हें तुम अब तक स्थगित करते हुए आए हो, और उन तुच्छ बातों पर समय बर्बाद करना समाप्त कर दोगे जिन्होंने तुम्हें संकट और अव्यवस्था के दलदल में घसीटा है। जूलियन ने जारी रखा, अपने आप को और अधिक काम करने के लिए तथा अधिक अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित करो। अपनी ऊर्जा को अपने सपनों को विस्तार में लगाओ। हाँ, अपने सपनों का विस्तार करो। सामान्य दर्जे का जीवन स्वीकार मत करो। जबकि तुम्हारे मस्तिष्क के दुर्ग में इतनी असीम क्षमता मौजूद है, अपनी महानता को उजागर करो। यह तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, सशक्त सामग्री है। अभी तो और भी है। निराशा का सम्मोहन बहुत लोगों को उत्पीड़न देता है। उसको तोड़ने का एक असाधारण उपाय है। मेरा कप अभी भी खाली है, मैंने मृदु स्वर में कहा। इस तरह काम करो मानो असफलता असंभव है और तुम्हारी सफलता निश्चित हो जाएगी। अपने उद्देश्यों को, चाहे वे भौतिक हो अथवा आध्यात्मिक, प्राप्त न कर पाने का विचार मिटा दो।
बहादुर बनो और अपनी कल्पना शक्ति के कार्यों के लिए सीमा निर्धारित मत करो। अपने अतीत के कभी गुलाम मत बनो, अपने भविष्य के निर्माता बनो। तुम पहले जैसे कभी नहीं रहोगे। ज्यों-ज्यों शहर जागने लगा और दिन पूरी तरह निकल आया, मेरे चिरायु मित्र ने पूरी रात एक उत्सुक शिष्य के साथ अपना ज्ञान बांटने के बाद पहली बार थकान के लक्ष्य प्रकट किए। जूलियन की जुआट से, उसकी असीम ऊर्जा से और उसके अंतिम उत्साह से मैं अचंभित था। उसने अपनी परिचर्चा ही आगे नहीं बढ़ाई बल्कि अपनी चाल गति भी बढ़ा दी। हम यूं ही रमन की जादुई कहानी के अंत तथा समय के निकट पहुंच रहे हैं जब मुझे तुमसे विदा लेनी है। उसने भद्रता पूर्वक कहा, मुझे बहुत कुछ करना है और बहुत से लोगों से मिलना है। क्या तुम अपने साथियों को यह बताने वाले हो कि तुम घर लौट आए हो? मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बहुत अधिक बढ़ गई थी। संभवतः नहीं, जूलियन ने उत्तर दिया। मैं उस जूलियन मिल्टन से जिससे वे परिचित थे बहुत भिन्न हूँ। मेरे विचार उस तरह के नहीं रहे। मैं उस तरह के कपड़े नहीं पहनता, मैं उस तरह के काम नहीं करता। मैं मौलिक रूप से बदला हुआ व्यक्ति हूँ। वे मुझे पहचानेंगे नहीं। तुम वास्तव में एक नए व्यक्ति हो। मैंने सहमति से मुंह दबाकर हंसते हुए कहा। मैंने इस रहस्यमय सन्यासी को, जो सिवाने की पारंपरिक पोशाक पहने हुए था, मैंने मन उसके पिछले जीवन की गहरी लाल रंग की फरारी में चढ़ते हुए देखा। एक नया प्राणी संभवतः अधिक सही है। मुझे अंतर दिखाई नहीं देता, मैंने स्वीकार किया। भारतवर्ष में एक पुरानी कहावत है, हम ऐसे मानवीय प्राणी नहीं हैं जिन्हें आध्यात्मिक अनुभव हो। हम आध्यात्मिक प्राणी हैं जिन्हें मानवीय अनुभव है। मैं अब ब्रह्मांड में अपनी भूमिका समझता हूँ। मैं देखता हूँ, मैं इस विश्व में नहीं हूँ, यह विश्व मुझ में है। मैं इस बात को समझने का प्रयत्न करूंगा। मैंने पूरी ईमानदारी से कहा। जो कुछ जूलियन ने कहा था मैं ठीक से नहीं समझ सका। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ मेरे मित्र, एक समय आएगा जब जो कुछ मैं तुमसे कह रहा हूँ वह स्पष्टता तुम्हारी समझ में आ जाएगा। यदि तुम उन सिद्धांतों का पालन करो और उन तकनीकों का प्रयोग करो जो मैंने तुम्हें बताई हैं, तुम निश्चित रूप से ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ोगे। तुम सुशासन की कला में पंगत हो जाओगे। तुम अपने जीवन को वास्तव में जो यह है उसी तरह देखोगे। अनंतता के चित्रपट पर एक बिंदु देखोगे और तुम स्पष्टतया समझ जाओगे कि तुम कौन हो और तुम्हारे जीवन का आखिरी उद्देश्य कौन सा है। कौन सा है? सेवा करना। निसंदेह तुम्हारा कितना ही बड़ा घर हो या कितनी ही चमकदार कार तुम चलाते हो, इन सब का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अंत समय में जो चीज तुम अपने साथ ले जा सकते हो वो तुम्हारी आत्मा है। अपने आत्मा की आवाज सुनो, इसे अपना मार्गदर्शन करने दो। ये जानती है कि सही क्या है। ये तुम्हें बताएगी कि जीवन में तुम्हारा आवाहन आखिर में किसी न किसी रूप से दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने के लिए है। पहाड़ों की मेरी दुर्गम यात्रा ने मुझे यह सिखाया है। अब मुझे न जाने कितने लोगों से मिलना है, उनकी सेवा करनी है और उन्हें स्वस्थ करना है। मेरा मिशन सिवाना के संतों के इस प्राचीन ज्ञान का उन लोगों में प्रचार करना है जिनको इसे सुनने की आवश्यकता है। यह मेरा लक्ष्य है। ज्ञान की अग्नि ने जूलियन की जीवन शक्ति को प्रज्वलित कर दिया था। यह तो मुझे से अज्ञानी आत्मा वाले व्यक्ति को भी स्पष्ट था। जो कुछ वह कह रहा था उसके प्रति वह कितना अधिक भावपूर्ण, कितना वचनबद्ध और इतना जोशपूर्ण था कि उसके शारीरिक आयाम में भी वो प्रतिबिंबित हो रहा था। एक कमजोर वृद्ध वकील से एक शक्तिशाली युवा एडोनिस यानी सुंदर जवान के रूप में उसका रूपांतरण उसके भोजन में साधारण परिवर्तन से और दैनिक क्विक फिक्स व्यायाम योजना से नहीं हुआ था। नहीं, यह तो एक कहीं अधिक प्रभावशाली रामबाण औषधि थी जो जूलियन को भव्य पर्वतों की ऊंचाई पर इत्तेफाक से हाथ लग गई थी। उस समय का भेद पता चल गया था जिसे लोग युगों से खोज रहे थे। यह यौवन परिपूर्णता और प्रसन्नता के रहस्य से कहीं अधिक था। जूलियन ने आत्मा का रहस्य खोज लिया था। क्रियाविधि का सार जूलियन का ज्ञान। संक्षेप में, प्रतीक, घड़ी, सद्गुण। अपने समय की कदर करो। ज्ञान, समय तुम्हारी सबसे कीमती वस्तु है और यह पुनः वापस नहीं आएगा। अपनी प्रमुखताओं पर ध्यान दो और संतुलन बनाए रखो। अपने जीवन में सादगी लाओ। तकनीक, बीस का प्रत्येक सिद्धांत, नहीं कहने का साहस रखो। मृत्यु संज्ञावाली मानसिकता, उद्दीर्ण युग कथन। समय हमारे हाथों से रेत की ग्रानों की तरह फिसलता जाता है, कभी न फिर वापस आने के लिए। जो व्यक्ति प्रारंभ से समय का उपयोग बुद्धिमानी पूर्वक करते हैं उन्हें प्रतिफल स्वरूप समृद्ध, उत्पादक और संतोषप्रद जीवन प्राप्त होता है।